हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक चलन चल रहा है, कक्षा 12 का। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमने लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो लघु बीजाणु जनन है वो कहाँ होता है, तो वो लघु बीजाणु धानी में होता है। ठीक है, जो आपका लघु बीजाणु धानी है वो क्या है, एक विभोज्य ऊतक का समूह होती है। वहाँ पर क्या होता है, विभोज्य ऊतक का एक समूह होता है और वो चारों तरफ एक बाह्य त्वचा से घिरा होता है। ठीक है, बाह्य त्वचा के नीचे आपका अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं। ठीक, जिन्हें हम कौन सी कोशिका कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहती हैं। प्रपशु जो कोशिका होती है वो विभाजित होकर, ठीक, वो विभाजित होकर आपकी दो कोशिका का निर्माण करती है। दो कोशिका का निर्माण करती है। आपका पहला प्राथमिक भित्ति कोशिका, ये बाहर की तरफ होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है, ये बाहर की तरफ होती है। और अंदर की तरफ प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका, ये अंदर की तरफ। ठीक है, जो हमारी प्रपशु कोशिका होती है वो विभाजित होकर दो कोशिका के निर्माण करती है। बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति कोशिका और अंदर की तरफ प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है, का निर्माण करती है। ये कोशिका फिर लगातार विभाजित होकर, ठीक है, 3 से 5 स्तर बनाती हैं। जो आपका बाहर की तरफ जो स्तर होता है उसको हम बाह्य स्तर, ठीक है, अंदर की तरफ मोटा एक स्तर होता है, 2-3 परत का एक मोटा स्तर होता है जिसे हम अंतः स्तर कहते हैं। अंतः स्तर कहीं कहीं पर क्या होता है, पतला हो जाता है। कहीं कहीं पर अंतः स्तर की जो भित्ति क्या होती है, पतली रह जाती है। क्यों रह जाती है, क्योंकि जब आपका जो पराग कोश है, ठीक है, जब परिपक्व हो जाता है तो यहीं से क्या हो जाता है, स्फुटन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पर ये अंतः स्तर पतला रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, रंध्रक कहते हैं। ठीक है, और आखिरी में जो सबसे परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं। ठीक है, टैपिटम का कार्य क्या होता है, टैपिटम का भी कार्य वही होता है जो हमारा अंतः स्तर का कार्य होता है। यानी टैपिटम और अंतः स्तर, ठीक है, नष्ट होकर बन रहे लघु बीजाणु को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, तो टैपिटम नष्ट होकर बन रहे लघु बीजाणु को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो इतना हमने लास्ट वीडियो क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, अब जब हमारा जो लघु बीजाणु है उसका जब निर्माण हो जाता है, उसका जब जनन हो जाता है, तब क्या होता है, यानी जब हमारा जो पराग कोश है, ठीक है, जब वो परिपक्व हो जाता है तब क्या होता है, उसका स्फुटन हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया जो स्फुटन कहाँ से होता है, जो हमारा अंतः स्तर, जो आपका अंतः स्तर होता है वो कहीं कहीं पर उसकी परत क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, लेकिन जब जहाँ से स्फुटन होता है यानी तो वहाँ पर क्या होती है, पतली रह जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रंध्रक बोलते हैं। तो पराग कोश का स्फुटन कहाँ से होता है, रंध्रक से होता है। ठीक है, तो जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो उसका क्या होता है, उसका स्फुटन हो जाता है, स्फुटन होता है। ठीक है, तो उसके मध्य पाए जाने वाले जो आपका मध्य स्तर होता है और टैपिटम, ठीक है, तो स्फुटन के समय जो उसका मध्य स्तर होता है, यानी जो मध्य में पाई जाने वाली जो मध्य त्वचा होती है, मध्य स्तर और टैपिटम जो स्तर होता है वो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाए। स्फुटन के समय में आपका मध्य स्तर और टैपिटम स्तर क्या हो जाता है, ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आपका क्या रह जाता है, आपका रह जाता है बाह्य त्वचा, आपका जो एपिडर्मिस है वह रह जाता है, एवं आपका अंतः स्तर यह दोनों रह जाते हैं। मध्य स्तर और टैपिटम स्तर क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, आपका अलग अलग परागकोश में अलग अलग स्फुटन होता है। ठीक है, किसी में अनुदैर्ध्य स्फुटन हो जाता है। ठीक है, कभी कभी किसी परागकोश में दरारें पड़ जाती हैं आपका, ठीक है, तो वहाँ से उसका स्फुटन हो जाता है।
ठीक है। तो किसी किसी पराग कोश में क्या होता है, जो परिपक्व पराग कोश होता है उसके अंदर का जो अंतः स्तर है, वो अंतः स्तर का से जो होता है वो जल सूखने लगता है, जिसके कारण इन कोशिकाओं में बाह्य पतली भित्ति भीतर की ओर सिकुड़ जाती है। ठीक है, इस कारण रंध्रक कोशिकाओं में क्या होता है, दबाव पड़ने लगता है और यह फट जाते हैं। ठीक है, और पराग कण क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो अलग अलग आपके पराग कोश में कई प्रकार का आपका स्फुटन होता है। जरूरी नहीं कि सभी पराग कोश में एक ही प्रकार का स्फुटन होता है, अलग अलग स्फुटन होता है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे पराग कोश का स्फुटन। पराग कोश का स्फुटन। डिहेंसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तो पराग कोश के स्फुटन से आप क्या समझ रहे हैं? पराग कोश के स्फुटन से मतलब ये है कि जब पराग कोश में आपका जो लघु बीजाणु है, यानी आपका जो कहते हैं जो पराग कण है, जब उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो वो जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो कहते हैं जो पराग कण होते हैं, पराग कोश फट जाते हैं और पराग कण क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, और ये फिर पराग कण किसी भी माध्यम से, आप अभी आगे पढ़ेंगे तो ये पराग कण अलग अलग माध्यम से, ठीक है, मादा के आपका जो मादा क्या है, मादा जननांग क्या है, जायांग है, तो ये किसी भी माध्यम से, ठीक है, ये मादा के जो आपका जो मादा भाग यानी जायांग तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से। तो अभी आप इसको पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे क्या पढ़े हैं, पराग का स्फुटन समझ रहे हैं। तो पराग कोश का स्फुटन क्या है, जब परिपक्व पराग कोश यानी जब पराग कण का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो ये पराग कोश फट जाते हैं और पराग कण का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, पराग कोश का स्फुटन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लिख लेंगे पराग कोश का स्फुटन। ठीक है, उसमें लिखेंगे कि जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो उसके मध्य पाई जाने वाली मध्य त्वचीय स्तर एवं टेम्पिटम स्तर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार पराग कोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा एवं अंतः स्तर रह जाता है। ठीक है, पराग कोश में स्फुटन के पश्चात पराग कण क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। पराग कोश में स्फुटन किसके द्वारा होता है, आपका रंध्रक के द्वारा होता है। पराग कोश जो हमारा जो स्फुटन है वो निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, आपका जैसे एक स्फुटन होता है लंबवत कटान, लंबवत काटना। ठीक है, लंबवत जो कटान होता है उसमें क्या होता है, जो पराग कोश होता है वो लंबवत मतलब लंबाई में यानी खांचे में कट जाते हैं आपके। ठीक है, खांचे उसमें क्या होता है, लंबे लंबे क्या हो जाते हैं, पराग कोश में लंबे लंबे आपके दरारें बन जाती हैं, कुछ इस प्रकार से। अगर मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखा दूँ, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये हमारा क्या है, पराग कोश है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, लंबे लंबे यहाँ पे इनमें क्या होता है, लंबवत दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ से क्या हो जाता है, हमारे जो पराग कण हैं वो रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हम पराग कोश के स्फुटन को क्या बोलते हैं, लंबवत काटना या लंबवत कटान। ठीक है, और आपका होता है एक रंध्रक, जो हमारे रंध्रक होते हैं उनके द्वारा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारे उसमें रंध्रक के माध्यम से पराग कण क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से क्या, ये रंध्रक है, रंध्रक। तो जब परिपक्व पराग कोश हो जाता है तो ये रंध्रक क्या, यहाँ पर क्या रहती है, लेयर क्या होती है, पतली रहती है, तो ये फट जाता है। ठीक है, और जितने भी आपके कहते हैं पराग कण वो यहीं से रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काटना। ठीक है,
अनप्रस्थ में क्या होता है, उसमें ये आपका मान लीजिए परिपक्व एक परागकोश है, उसका ये फिगर है। तो अनप्रस्थ का क्या मतलब, अनप्रस्थ यानी यहाँ से क्या होते हैं, आपके जो रंध्रक होते हैं वो फट जाते हैं और परागकण क्या होते हैं, रिलीज होने लगते हैं। ठीक है। एंड अगला है आपका कपाट, एंड लास्ट क्या है, कपाट। ठीक है। कपाट में क्या होता है, इसमें जो कहते हैं आपका, ठीक है, कपाट में क्या होता है, जो अंतः स्तर होता है वो सूखने लगता है। ठीक है। जिसके कारण जो कोशिकाओं में जो वाह पतली भित्ति होती है वो क्या होती है, अंदर की तरफ धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। ठीक है। जिस कारण जो इसका रंध्रक होता है उसमें क्या होता है, उस कोशिका में प्रेशर जाता है, जिससे क्या होती है, एक दूसरे से अलग होकर क्या हो जाती है, स्फुटन हो जाता है इनका। ठीक है। तो जैसे इस प्रकार से कुछ, जैसे आपका दरवाज़ा नहीं कपाट खुल जाता है। ठीक है। तो उस प्रकार से इनमें क्या हो जाता है, कपाट खुल जाता है और जो हमारे परागकण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह कपाट की तरह ये खुल जाता है और हमारे क्या होते हैं, परागकण क्या हो जाता है, परागकण हमारे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। ये कपाट की तरह खुल जाता है परागकोश, और परागकण क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। तो कई प्रकार का जो हमारा परागकोश का स्फुटन होता है। ठीक। तो ये आपकी हेडिंग क्लियर हो गई, आपको अच्छे समझ में आ गया कि परागकोश का स्फुटन कब होता है, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है। ठीक है। परागकोश का स्फुटन रंध्रक के द्वारा होता है। परागकोश के स्फुटन के पश्चात ही जो हमारा परागकण होता है वो रिलीज हो जाता है और मादा जननांग तक पहुंचता है। मादा जननांग हमारा जायांग। ठीक है। जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, अलग अलग माध्यम के द्वारा वो कहते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में क्या देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जो परागकण, यानी जो हमारा परागकण हमारा क्या है, वही हमारा क्या है, उसको हम लघु बीजाणु बोलें। ठीक है। या नर युग्मकोद्भिद बोलें, वो क्या है, एक नर युग्मक है। ठीक है। क्या है, नर युग्मकोद्भिद अवस्था है वो। ठीक है। नर युग्मक नहीं कह सकते, नर युग्मकोद्भिद अवस्था है, क्योंकि परागकण से ही हमारे नर युग्मक का निर्माण होगा, क्योंकि अंकुरित परागकण ही हमारा नर युग्मक होता है। ठीक है। तो अब हम परागकण की संरचना देखेंगे कि परागकण की संरचना, यानी जो हमारा परिपक्व परागकोश में जो परागकण रिलीज होता है उसकी संरचना किस प्रकार होती है, तो उसको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डाल लेंगे परागकण की संरचना। परागकण की संरचना। ठीक है। इससे इंग्लिश में इसको हम माइक्रोस्पोर आर मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन्स। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स। और हम परागकण को क्या कह सकते हैं, लघु बीजाणु भी कहते हैं इसको, लघु बीजाणु भी कह सकते हैं। ठीक है। या इसे हम नर युग्मकोद्भिद कह सकते हैं, नर। ठीक है। नर युग्मकोद्भिद के भी कह सकते हैं, यानी माइक्रोस्पोर, इंग्लिश में बोलेंगे लघु बीजाणु को माइक्रो स्पोर आर मेल गैमेटोफाइट। तो उसकी हम संरचना देखेंगे कि जो हमारा परागकण है, जो परागकोश से रिलीज हो रहा है, उसकी संरचना किस प्रकार है। ठीक है। ठीक। तो जो हमारा परागकण है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है। ये हमारा नर युग्मकोद्भिद ही है, नर युग्मक है, लेकिन ये पूर्ण नर युग्मक नहीं, ये इसकी क्या प्रथम कोशिका है। ठीक है। यही आगे अंकुरित होकर, ठीक है, इसमें अभी ये अंकुरित होकर क्या करती, नर युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है। तो ये जो हमारा परागकण है वो क्या है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ठीक है। जो सामान्यतः क्या होती है, एक कोश की होती है,
अगुणित, गोलाकार या अंडाकार, ठीक है, और 2 स्तरीय भित्तियों से ढकी संरचना होती है, ठीक है। किस प्रकार की होती है? एक कोशिकीय होती है, अगुणित होती है, ठीक है, या गोलाकार होगी या अंडाकार होगी, ठीक। और दूसरा यह 2 स्तरों से, ठीक है, 2 भित्तीय स्तरों से ढकी हुई संरचना होती है। तो पहले हम, ठीक है, तो पहले हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आपका क्या है? परागकण की संरचना है, ठीक है। इसके अंदर ये आपका इसकी क्या है? यह इसका बाह्य चोल है, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्साइन। मैंने बताया कि 2 भित्तीय स्तर का बनी होती है एक संरचना होती है। जो मैंने इसे ब्लैक से दिखला रखा है वो क्या है? इसका बाह्य चोल है, यानी एक्साइन है। और ये जो रेड से ये इसका अंतः चोल है, ठीक है। अंतः चोल में कहीं कहीं पर छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक केंद्रक होता है और एक क्या होती है? वैक्यूल यानी रिक्तिका होती है, ठीक है। तो एक आपका जो परागकण है, यानी जो परिपक्व परागकोश से जो परागकण निकलता है, ये उसकी संरचना है, ठीक है। तो इसमें आपके 2 परत होते हैं, एक बाह्य चोल, आपको दूसरा आपका क्या होता है? अंतः चोल, ठीक है। बाह्य चोल को हम एक्साइन कहते हैं और अंतः चोल को क्या कहते हैं? एंटाइन कहते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक रिक्तिका होती है, ठीक है, ठीक है। तो जो इसका बाह्य चोल होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये खुरदरा होता है, ठीक है। और यह एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। एक कहते हैं विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिनिन का यह बना होता है, ठीक है। इस पदार्थ के कारण जो परागकण होता है वो कहता है गहरे रंग का होता है, ठीक है। इस पदार्थ के कारण जो हमारा परागकण होता है वो क्या होता है? गहरे रंग का होता है, ठीक है। इसी की वजह से, स्पोरोपोलिन की वजह से जो बाह्य चोल होता है, यानी जो इसकी बाह्य भित्ति होती है, उसका ना सरलता से भौतिक एवं जैविक अपघटन नहीं हो पाता, ठीक है। इसी प्रकार जो बीज है हमारे लंबे समय तक बने रहते हैं, खराब नहीं होते हैं, ठीक है। स्पोरोपोलिन की वजह से जो परागकण की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे परागकण हैं जो लंबे समय तक कहते हैं सुरक्षित बने रहते हैं, ठीक है, जल्दी नष्ट नहीं होते, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि जो इसका बाह्य चोल है वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है, ठीक है। और यह एक मोटा और खुरदरा होता है। ये क्या होता है? ये परत क्या होती है? मोटी होती है और खुरदरी होती है, ठीक है। जो इसका अंतः चोल होता है, ठीक है, यह पतला होता है, कोमल झिल्ली जैसी इसकी संरचना होती है, ठीक है। परागकण के जीव द्रव को ये क्या करता है? ढके रहता है। इसके अंदर जेली समान संरचना होती है, उसको क्या कहता है? ये ढके रहता है, ठीक है। और ये किसका बना होता है? ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। जो हमारा अंतः चोल है वो किसका बना होता है? वो सेलुलोज का बना होता है। आप इसको याद रखिए कि पूछता भी है बाह्य चोल हमारा किसका बना होता है, अंतः चोल हमारा किसका बना होता है। तो हमारा जो बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और जो हमारा अंतः चोल है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। कि जो हमारा अंतः चोल है उसमें जगह जगह पर क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो द्विबीजपत्री होते हैं, परागकण होते हैं, द्विबीजपत्री पौधों के जो परागकण होते हैं उसमें आपका 3 जनन छिद्र पाया जाता है। 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं किसमें? द्विबीजपत्री में। और एक बीजपत्री में जो आपका कहते हैं जनन छिद्र एक ही पाया जाता है, ठीक है। परागकण के जो अंकुरण के समय ही, जब परागकण का अंकुरण होता है उस समय जो अंतः चोल होता है, ठीक है, वो जनन छिद्र से ही, यहीं से ही जनन छिद्र के से ही जो अंतः चोल होता है वो वृद्धि करके एक परागनली यानी पोलन ट्यूब का निर्माण करता है जो बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। ठीक आया समझ में? जो हमारा परागकण होता है उसमें 2 भित्तीय स्तर होते हैं, एक बाह्य चोल होता है और अंतः चोल होता है। बाह्य चोल हमारा स्पोरोपोलिन का बना होता है जिसकी वजह से इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत अधिक हो जाती है। अंतः चोल में जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। परागकण के अंकुरण के समय ही अंतः चोल इन्हीं छिद्र से यानी जनन छिद्र से ही होकर वृद्धि करके एक पराग नली यानी पोलन ट्यूब का
निर्माण करती है। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि एक परागकण का साइज़ कितना होता है, मतलब इसका माप, आकार इसका कितना होता है। ठीक है, ये कितना बड़ा होता है। तो जो सामान्यतः जो परागकण होते हैं नॉर्मल, मतलब सामान्यतः जो इनका जो आकार होता है, इनका जो साइज होता है वो 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है, UM। ठीक है, 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे छोटे आकार का जो परागकण होता है, उसका सबसे छोटे आकार का जो परागकण होता है वो होता है मायोसोटिस। वो किसका होता है? मायोसोटिस एल्पेस्ट्रिस। एल्पेस्ट्रिस का परागकण होता है। सबसे छोटा जो परागकण होता है वो मायोसोटिस एल्पेस्ट्रिस का होता है। ठीक है, जिसका आकार होता है 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और जो सबसे बड़े आकार का जो परागकण होता है वो होता है आपका मिरेबिलिस जलापा का। मिरेबिलिस जलापा का परागकण सबसे बड़ा होता है। जलापा का, जलापा नहीं, जलापा का। ठीक है, जलापा का जो परागकण होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसका साइज होता है 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, सबसे छोटे आकार का जो परागकण होता है वो 10 माइक्रोमीटर का होता है, और जो सबसे बड़े आकार का जो कहते हैं परागकण होता है उसका जो आकार होता है वो 200 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, वैसे समानता यानी जो नॉर्मल जो आपके परागकण होते हैं उनका आकार कितना होता है? 20 से 50। ठीक है, तो ये था हमारा परागकण के बारे में। अब चलिए इसी को फटाफट से लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग क्या लिखेंगे? तो हम हेडिंग लिखेंगे लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। ठीक है, यानी माइक्रोस्पोर आर पोलन ग्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर आर पोलन ग्रेन्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर आर पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे लघु बीजाणु या परागकण। लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुविद अवस्था, ये दोनों ही हमने पढ़ा था। किसमें? क्लास 11 में पढ़ा था। युग्मकोद्भिद अवस्था किसे कहते हैं? युग्मकों की निर्माण। ठीक है, जिसमें वह अवस्था जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। बीजाणुविद अवस्था किसे कहते हैं? वह अवस्था जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा परागकण है वो क्या है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ये की प्रथम कोशिका होती है। प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, ये परागकण क्या होता है? परागकण हमारा नर युग्मक है। ठीक है, यही अंकुरित होकर, ठीक है, इसी में ही नर युग्मक का निर्माण, ये नर युग्मक ही है, लेकिन अभी ये क्या है? प्रथम कोशिका है ये। ठीक है, ये अंकुरित होकर जब ये कहते हैं वहाँ पर आपके जो जायांग में पहुँचती, जायांग की वर्तिका में पहुँचती है, तो इसमें अंकुरन होता है। ठीक है, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना जान लें, जो परागकण हमारा क्या है? ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है, मतलब ये नर युग्मक की प्रथम कोशिका या प्रथम अवस्था, आप जो कह लो। ठीक है, तो ये नर युग्मक की प्रथम कोशिका है। ठीक, यह समानता एक कोश की आगुणित क्यों होती है? क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है तो ये द्विगुणित होती है, लेकिन अर्धसूत्री के विभाजन की वजह से परागकण यानी नर युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए क्या होती है? आगुणित होती है। ठीक है, तो ये आगुणित
इनका आकार गोलाकार या अंडाकार हो सकता है और इनमें 2 भित्ति पाई जाती हैं। ठीक है, हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था इनकी 2 भित्ति क्या होती है, बाह्यचोल और अंतःचोल। ठीक है, तो जो परागकण में 2 स्त्री भित्ति निम्न होती है। पहला हमारा क्या होता है, पहला बाह्यचोल जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्साइन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो, ठीक है, परागकण का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन में पूछता ही है। आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, मतलब ऐसे एक तरह से देखा जाए पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जैसे टैपेटम हो गया, इसको पूछता है टैपेटम का क्या कार्य है, तो टैपेटम का क्या कार्य है, टैपेटम का कार्य होता है जो आपका लघु बीजाणु है यानी जो परागकण है, ठीक है, जो बन रहा परागकण है उसको नष्ट होकर पोषण प्रदान करना होता है, यही टैपेटम का मुख्य कार्य है। ठीक है, टैपेटम नष्ट होकर, ठीक है, जो आपका मातृ कोशिका लघु बीजाणु धानी में जो मातृ कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का जनन होता है, उसी को नष्ट होकर पोषण प्रदान करना ही टैपेटम का मुख्य कार्य होता है। तो आपका ये टॉपिक हो गया। ठीक है, परागकण का स्ट्रक्चर हो गया। ये सारे ही जो आपके टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही पूछता है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो बाह्यचोल है ये कैसा होता है, ये मोटा व खुरदरा होता है। तो आप ना यहाँ तक लिखने के बाद जो स्ट्रक्चर है उसको बना लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, बाह्यचोल को लिखिएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा था स्ट्रक्चर में कि यह मोटा व खुरदरा होता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। ठीक है, इसे लिख लेते हैं हम। तो इसमें हम लिखेंगे बाह्यचोल हेडिंग में, यह मोटा व खुरदरा होता है, यह एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है। ठीक है, इसी पदार्थ की वजह से जो परागकण का कलर क्या होता है, डार्क होता है। ठीक है, और इनका सरलता से जैविक अपघटन नहीं होता, मतलब ये सरलता से नष्ट नहीं होते हैं। ठीक, इसी यानी स्पोरोपोलिन के कारण ही इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम क्या लिखेंगे, अंतःचोल यानी एंटाइन। एंटाइन में लिखेंगे, यह पतला एक कोमल झिल्ली समान स्तर होता है, यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, बाह्यचोल आवरण में जो हमारे जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, इन्हीं जनन छिद्र से, जहाँ पर जनन छिद्र पाए जाते हैं वहाँ पर स्पोरोपोलिन का आवरण नहीं पाया जाता, मतलब वहाँ पर स्पोरोपोलिन उपस्थित नहीं होता। कहाँ पर, और आपको कहते हैं पूरे परागकण किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से बना होता है, पर जहाँ पर जनन छिद्र हो पाए जाते हैं वहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं उपस्थित होता। ठीक है, तो जो जनन छिद्र होता है वहीं से परागकण के अंकुरण के समय अंतःचोल, ठीक है, एक अंतःचोल क्या करता है, वृद्धि करता है और एक पराग नली का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक, अगर अब हम बात करें परागकण, एक परागकण की जीवन क्षमता मतलब कितनी समय तक एक्टिवेट रहता है, यानी कितने समय तक वह जीवित रहता है। ठीक है, उसकी क्षमता कितनी होती है, जीवन क्षमता। तो उस समय मतलब जिस समय परागकण का कार्यरत, मतलब जिस समय परागकण कहते हैं कार्य करना शुरुआत करता है, ठीक है, उससे परागकण का क्या कहते हैं, जीवन काल कहा जाता है। ठीक है, तो जो परागकण का जीवन काल तापमान पर, ठीक है, नमी यानी आर्द्रता पर एवं आनुवंशिकता विशिष्टता पर निर्भर करता है, आनुवंशिक विशेषता पर निर्भर करता है। जैसे अनाजों का जो परागकण का जीवन काल होता है, अनाजों का, ठीक है, अगर हम अनाजों के परागकण के जीवन की बात करें तो इनका जीवन काल होता है केवल 30 मिनट। ठीक है, आपका कहते अनाज जैसे हो गए गेहूँ, चावल, ठीक है, इन सब जितने भी अनाज है उनका जीवन काल कितना होता है, 30 मिनट परागकण का। परंतु आपका जैसे रोजेसी यानी गुलाब हो गया, आपका लेग्यूमिनोसी हो गया, सोलेनेसी कुल के जो सदस्य हैं उन परागकणों का जो जीवन क्षमता होती है वो कई महीनों तक होती है। ठीक है, जो सोलेनेसी कुल के सदस्य होते हैं, सोलेनेसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनका जीवन काल कई महीनों तक होता है, जीवन क्षमता कई महीनों तक होता है। तो ये अलग अलग होता है परागकण का, तो क्योंकि ये उनके तापमान पर, उनकी आर्द्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर पूछता है कि परागकण की जीवन क्षमता किसे कहते हैं, तो वह समय जिसमें परागकण कार्यरत होता है
उसे परागकण का जीवन काल कहा जाता है। अगर पूछता है कि परागकण का जीवन काल किसे कहते हैं, तो वह समय जिसमें परागकण कार्यरत रहता है, यानी फंक्शन मतलब फंक्शन करता है, तो वह उसे परागकण का जीवन काल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका था परागकण का स्ट्रक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम फिर से अगर रिपीट करते हैं तो परागकण एक कोशिकीय, अगुणित, ठीक है, 2 स्तरों का बना होता है। 2 स्तर होते हैं आपके बाह्यचोल, दूसरा होता है अंतःचोल। बाह्यचोल मोटा एवं खुरदरा होता है। ये स्पोरोपोलिन का बना होता है। इसमें जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर जनन छिद्र पाए जाते हैं वहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता, स्पोरोपोलिन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, इन्हीं जनन छिद्र से जो अंतःचोल होता है वह अंकुरण के समय में, मतलब परागकण के अंकुरण के समय में अंतःचोल वृद्धि करके पोलिन ट्यूब यानी पराग नली का निर्माण करता है। ठीक है, अंतःचोल यानी हमारा एंटाइन, यह कोमल और झिल्ली समान एक स्तर होता है। ठीक है, जो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा था परागकण की संरचना। अगर अब हम बात करें लघु युग्मक जनन की, ठीक है, ये अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कह रहे होगे कि मैम हर टॉपिक को कह रही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये सारे ही टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं लगभग। अगर नहीं मैं कह सकती कि हर साल नहीं, पर एक आपका मतलब इन टॉपिक में से एक ना एक तो पूछ ही लेता है, हर साल पूछ लेता है। आपका शॉर्ट में पूछ लेगा बायचोल एंटाइन के बारे में या टैपेटम के बारे में। ठीक है, नहीं तो आपका लघु युग्मक शॉर्ट में पूछ लेता है, लॉन्ग में पूछ लेता है। मतलब ये सारे ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लघु युग्मक जनन, जब हमारा परागकण, ठीक है, जब हमारा परागकण की तो संरचना हमने देख ली, तो जब हमारा यानी परागकण परागकोश से रिलीज होता है यानी स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, उसके पहले इसमें क्या होता है, अंकुरण शुरू हो जाता है। ठीक है, अंकुरण, जब ये अंकुरण शुरू कर देता है तो इसमें जो इसका केंद्रक होता है, हमने अभी फिगर देखा था कि जो हमारा आपका कहते हैं जो मैं एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये हमारा क्या है, परागकण है। ठीक है, तो जब परागकण में हमने क्या देखा कि परागकण में एक केंद्रक होता है आपका, एक केंद्रक होता है और एक क्या होता है रिक्तिका, वैक्यूल। ठीक है, केंद्रक एक होते हैं, हमारा एक ही केंद्रक होता है। तो जब परागकण, ठीक है, परागकोश से रिलीज होने के पहले क्या करता है, अंकुरण शुरू कर देता है। तो जो हमारा केंद्रक होता है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होने लगता है। ठीक है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है, तो ये एक से क्या हो गए, 2 हो गए, 2 केंद्रक बन गए। ठीक है, इनमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ और ये एक से क्या हो गए, 2 में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो एक क्या होता है, एक बड़ा केंद्रक बन जाता है। ठीक है, तो जो हमारा केंद्रक है उसमें जब समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, तो समसूत्री विभाजन के पश्चात ये जो केंद्रक होता है वो 2 केंद्रक का निर्माण करता है, एक बड़ा केंद्रक बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब केंद्रक कहेंगे। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री के विभाजन के बाद 2 केंद्रक का निर्माण होता है, एक बड़ा केंद्रक जिसे हम ट्यूब केंद्रक या कायिक केंद्रक कहते हैं, कायिक केंद्रक कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं विजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, और दूसरा जो हमारा छोटा केंद्रक होता है उसे हम लोग बोलते हैं जनन केंद्रक यानी जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक, जो हमारा केंद्रक होता है यानी जो परागकण में जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, जब परागकण रिलीज होने के पहले, परिपक्व परागकोश से रिलीज होने से पहले उसमें क्या होता है, उसमें समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है। समसूत्री विभाजन करके
वो एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण करता है, एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक। ठीक है, बड़े केंद्रक को हम कायिक केंद्रक यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं और छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक यानी जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा जनरेटिव केंद्रक होता है, मैंने यहाँ पर बना दिया, तो वो जनरेटिव केंद्रक यहाँ पर नहीं होता, वो क्या होता है अंतःचोल से, जो हमारा अंतःचोल है उससे क्या होता है, ये सटा हुआ होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ फिर से एक फिगर बना देती हूँ तब शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जो हमारा जनरेटिव सेल है वो अंतःचोल से क्या होता है, सटा हुआ, लगा हुआ, अंतःचोल से सटा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बड़ा केंद्रक, जिसको हम क्या कहते हैं, कायिक केंद्रक। और जो हमारा छोटा केंद्रक होता है वो क्या होता है, वो अंतःचोल से सटा हुआ होता है, जनन केंद्रक। ठीक है, जब इनमें समसूत्री विभाजन होता है तो जो बड़ा केंद्रक होता है वो जीव द्रव में स्वतंत्र रूप से रहता है, पर जो हमारा जनन केंद्रक है वो अंतःचोल से क्या होता है, सटा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है। तो कुछ समय बाद जो हमारा जनन केंद्रक है, जो अभी क्या है, अंतःचोल से लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है, वो स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में आकर तैरने लगता है। ठीक है, जो हमारा जनन केंद्रक है कुछ समय बाद ये अंतःचोल से हटकर स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में तैरने लगता है। ठीक है, तो अब हमारा जो जो कहते हैं अंतःचोल के अंदर कितने केंद्रक हो गए, दो केंद्रक हो गए। अभी भी दो केंद्रक थे, लेकिन अभी एक कहते हैं अंतःचोल से सटा हुआ था, अब ये स्वतंत्र रूप से तैरने लगा। ठीक है, तो अब कोशिका द्रव के अंदर कितने केंद्रक हो गए, दो केंद्रक हो गए। इसी को दो केंद्रक अवस्था कहते हैं, टू न्यूक्लियस स्टेज कहते हैं। इसी को दो केंद्रक अवस्था कहते हैं, दो केंद्रक अवस्था कहते हैं। इसके बाद जो हमारा एंथर है वो क्या है, परागकोश। हमारा जो परागकोश है यानी एंथर क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, जब दो केंद्रक अवस्था यानी जब परागकण में दो केंद्रक अवस्था आती है, उसके बाद जो हमारा कहते हैं एंथर है वो फट जाता है, यानी उसका इस परागकोश का स्फुटन हो जाता है। कब होता है परागकोश का स्फुटन, जब परागकण के अंदर दो केंद्रक अवस्था आ जाती है। ठीक है, कैसे आती है केंद्रक अवस्था, कि जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो इसमें वो रिलीज होने से पहले, यानी वो कहते हैं स्वतंत्र होने से पहले, परागकोश में से स्वतंत्र होने से पहले उसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और वो एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है, एक बड़ा केंद्रक, एक छोटा केंद्रक। छोटा केंद्रक जो होता है वो अंतःचोल से सटा हुआ होता है और बड़ा केंद्रक स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में तैरता रहता है। तो बड़े केंद्रक को हम कायिक केंद्रक कहते हैं, छोटे केंद्रक को हम जनन केंद्रक या आपका जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ समय बाद ये जनरेटिव न्यूक्लियस भी स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में अंतःचोल को छोड़ देता है और स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में तैरने लगता है। इसी को हम दो केंद्रक अवस्था कहते हैं और इसी अवस्था में जो हमारा परागकण है वो एंथर से रिलीज होता है। ठीक है, और अब हमारा जो परागकण है, ठीक है, वो रिलीज होकर कहाँ पहुँचेगा, वर्तिकाग्र पर। वो कहाँ पहुँचेगा, वर्तिकाग्र पर। ये किसी न किसी माध्यम से, चाहे जल के माध्यम से, ठीक है, चाहे वायु के माध्यम से, चाहे कीटों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से ये कहाँ पर पहुँचेगा, जायांग के वर्तिकाग्र पर। और यहाँ पर क्या होता है, परागकण का अंकुरण होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं दो अवस्था होती है इनकी, परागकण के अंकुरण की। एक जब यह परागकोश से रिलीज नहीं होता उसके पहले ही यह अंकुरित होने लगता है, और दूसरा जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने से पहले इसमें जब ये दो केंद्रक अवस्था होती है, जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उस समय इसकी क्या अवस्था होती है, दो केंद्रक अवस्था होती है। ऐसे ही ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो परागकण का अंकुरण फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो परागकण में जैसे जैसे अंकुरण होता है, ठीक है, तो ये एक जनन छिद्र को भेद करके जो पराग नली होती है वो बाहर निकल आती है। ठीक है, इसमें आगे की ओर पराग नली जो आपकी ये पोलन ट्यूब होती है उसमें आगे की ओर कौन रहता है, आगे की ओर रहता है आपका
कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको वेजिटेटिव सेल भी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कि आप सोच रहे हो कि मैम तो केंद्रक बोल रही है, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं पे वेजिटेटिव सेल भी लिखा रहता है, कहीं मैं केंद्रक बता रही हूँ, तो केंद्रक भी आपका दोनों ठीक है। ठीक है, तो आप न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, सेल भी लिख सकते हो। तो कायिक केंद्रक आगे, इसमें पोलन ट्यूब में आगे की तरफ कौन रहता है? कायिक केंद्रक, और पीछे की तरफ रहता है छोटा वाला केंद्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जनन केंद्रक। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है कि जो पोलन ट्यूब है उसमें आगे की तरफ कौन सा केंद्रक रहता है, कौन सी कोशिका रहती है? कायिक केंद्रक की जनन केंद्रक? तो आगे की तरफ हमारा कौन सी केंद्रक रहता है? कायिक केंद्रक, यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है? ये आपका है पोलन ट्यूब, पराग नली, पराग नलिका। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे कि पराग नली जो हमारी, उसकी लंबाई कितनी होती होगी? तो जितनी लंबी हमारी वर्तिका, ठीक है, ये जितनी लंबी हमारी वर्तिका होती। पराग नली का कार्य क्या होता है? पराग नली का कार्य होता है कि जो आपका नर युग्मक है उसको सही सलामत अंडाशय तक पहुंचाना। ठीक है, तो पराग नली की लंबाई उतनी होगी जितनी वर्तिका, आपकी वर्तिका लंबी होगी। ठीक है, तो पराग नली की जो लंबाई किस पे निर्भर करती है? वर्तिका पर। जितनी लंबी वर्तिका होगी उतनी ही लंबी आपकी पराग नली होगी। ठीक है, ठीक है, तो पराग नली में आगे की ओर आपका कायिक केंद्रक होता है, पीछे की ओर जनन केंद्रक। ठीक है, कुछ समय बाद जनन केंद्रक जो होता है उसमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है, और यह 1 से 2, ठीक है, 1 से, जब समसूत्री विभाजन हो रहा है तो 1 से 2 केंद्रकों में विभाजित होता है और 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। ठीक है, इनमें फिर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है और ये 1 से 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार जो हमारी पराग नली है वो लंबी हो जाती है। ठीक है, जनन केंद्रक में 2 समसूत्री विभाजन होता है और 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। जब 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाता है तो पराग नली क्या होती है? कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। पराग नली पे यहाँ पर कैलॉस प्लग पाए, यहाँ पर इस प्रकार से संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कैलॉस प्लग। कैलॉस प्लग, कैलॉस प्लग का कार्य क्या होता है? कैलॉस प्लग, जब इसमें आपका जो कहते हैं नर युग्मक जब आ जाता है, आगे इसमें क्या रहता है आपका? इसमें वेजिटेटिव केंद्रक रहता है, पीछे जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ये आपका 2 नर युग्मक है। ठीक है, तो जो, और इसमें क्या जीव कोशिका द्रव भरा हुआ है, तो जब इसमें इस ट्यूब में जब नर युग्मक और कहते हैं कोशिका द्रव आ जाता है तो ये वापस से फिर से परागकण में ना जाए, तो ये कैलॉस प्लग क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, यही कैलॉस प्लग का कार्य होता है। जो जीव द्रव आपका कोशिका द्रव फिर से वापस ना जाए तो वहाँ पर ये कैलॉस प्लग क्या होते हैं? इस प्रकार से बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपकी पराग नली है, ये आपका कायिक केंद्रक है और ये 2 नर युग्मक हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाता है तो जो हमारी पोलन ट्यूब है वो क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसी को हम फटाफट से लिख लेते हैं, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को, कि कहीं कंफ्यूज ना हो लिखने से पहले। ठीक है, तो जब हमारा परागकण, ठीक है, एंथर से रिलीज होने से पहले उसमें समसूत्री विभाजन होता है, वो एक केंद्रक से 2 केंद्रक, आप एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण करता है, एक बड़ा और एक छोटा केंद्रक। बड़े केंद्रक को हम कायिक केंद्रक कहते हैं और छोटे केंद्रक को क्या कहते हैं? जनन केंद्रक कहते हैं। कायिक केंद्रक का कार्य क्या होता है? पराग नली का निर्माण करना। ठीक है, कायिक केंद्रक का क्या कार्य होता है? पराग नली का निर्माण करना, इसीलिए इसको हम ट्यूब केंद्रक भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जनन केंद्रक होता है वो पहले प्रारंभ में अंतःचोल से सटा हुआ होता है, अंतःचोल से लगा हुआ तो होता है। कुछ समय बाद जनन केंद्रक है वो अंतःचोल को छोड़कर स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में तैरने लगता है। ठीक है, इसी को हम 2 केंद्रक अवस्था कहते हैं। इसी के बाद जो हमारा एंथर है वो फट जाता है और परागकण रिलीज हो जाता है। अब यह किसी न किसी माध्यम से जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक है, वर्तिकाग्र में पहुंचने के बाद इसका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे इसका अंकुरण होता है, पराग नली
किसी न एक जनन छिद्र को भेद कर बाहर निकल आती है। ठीक है, इसमें आगे की ओर, इसमें आपका ये पराग नली है, इसमें आगे की ओर आपका होता है कायिक केंद्रक और पीछे की ओर होता है जनन केंद्रक। ठीक है, जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, जब दो नर युग्मक का निर्माण हो जाता है तो पराग नली नष्ट हो जाती है। ठीक, तो अब हेडिंग डाल लेंगे, यानी हेडिंग लिखेंगे लघु युग्मक जनन और लिखिएगा हेडिंग हम लिखेंगे लघु युग्मक जनन माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में लिखेंगे हम कि अधिकांश आवृत्तिबीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन 2 चरणों में होता है। ठीक है, प्रथम चरण में ये आपका क्या है, प्रथम चरण में परागकण पराग कोश से मुक्त होने से पहले ही अंकुरण शुरू कर देता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक बड़ा केंद्रक जिसे हम ट्यूब केंद्रक या कायिक केंद्रक कहते हैं, एक छोटा केंद्रक जिसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, ये विभाजित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसके आगे हम लिखेंगे कुछ समय बाद जनन केंद्रक जो अभी अंतःचूल से लगा हुआ था वह बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से जीव द्रव में या कोशिका द्रव में तैरने लगता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हमने अच्छे से समझ लिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे ही दो केंद्रक अवस्था कहते हैं। परागकण में इसके बाद पराग कोश एंथर क्या होता है, एंथर क्या होता है हमारा, फट जाता है और उड़कर जो परागकण है वो उड़कर कहाँ पहुँचता है, वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एंथर क्या था, फट जाता है और परागकण उड़कर वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है। जैसे जैसे परागकण अंकुरण करता है पराग नलिका किसी एक जनन छिद्र को भेद कर बाहर आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आगे की ओर कायिक केंद्रक होता है, यानी आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और पीछे की ओर जनन केंद्रक होता है। जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, नर युग्मकों के निर्माण के बाद पराग नलिका जो होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपकी पराग कण के अंकुरण की लास्ट, यहाँ से आपका ये द्वितीय चरण शुरू होता है। द्वितीय चरण आप हेडिंग डाल लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, आप हेडिंग लिख लीजिएगा। प्रथम चरण तक में क्या होता है, आपका जो दो केंद्रक अवस्था होती है प्रथम चरण तक। द्वितीय चरण में ये कहाँ पहुँच जाता है, वर्तिकाग्र में पहुँच जाता है। ठीक है, उसके बाद जब इसमें दो नर युग्मक का निर्माण होता है तो हम उसके बाद क्या होती है, पराग नली हमारी नष्ट हो जाती है। उस समय जो हमारा परागकण का अंकुरण होता है उसका ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर इसमें कैलॉस प्लग पाया जाता है पराग नली में, ताकि जो आपके जो नर युग्मक है कोशिका द्रव्य वापस परागकण के अंदर ना जा सकें। ठीक है, आगे की ओर कायिक केंद्रक होता है, पराग नली होती है, बाद में कुछ समय बाद दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।